बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की है। हिजाब विवाद पर जेपी नड्डा ने दो टूक कहा है, बीजेपी संविधान पर विश्वास करती है, कोर्ट के फैसले का सभी पालन करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी 350 प्लस सीट जीतेगी। 10 मार्च को ही जीत के बाद बीजेपी के लिए होली हो जाएगी। यूपी में 4 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में बीजेपी का दावा है कि यूपी में इस बार बीजेपी 350 सीटें जीतने जा रही है। तो जेपी नड्डा ने खास बातचीत की है न्यूज 18 से और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। और कुछ ही देर में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देखेंगे जेपी नड्डा का यह खास बातचीत। और इस दौरान आपको बता दें कि सभी मुद्दों पर अपनी बात यहां पर रखी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तमाम मुद्दों पर उनसे सवाल किया गया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? इस देश में अपीजमेंट को अगर आप रास्ता मानते हैं तो अपीजमेंट किसी का नहीं। अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, दंगेश कह देना। अखिलेश अगर टेररिस्टों को बचाता है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि सब लोग मिल गए हैं। आप बता दीजिए ना कि आपको टेररिस्ट फंडिंग नहीं हुई। ये नो क्यों नहीं कह रहा है केजरीवाल? यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे। आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया? आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। आपका अभिनंदन है जेपी नड्डा जी न्यूज 18 नेटवर्क पर। लेकिन आज आपके मन में जो सवाल है, खासतौर पर देश की जनता के, उन तमाम सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, हिजाब का विवाद है, इसके अलावा भी महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बहुत गर्म है। इसके क्या मायने हैं? मेरे साथ बात करने के लिए जेपी नड्डा मौजूद है। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में। पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सरकार में हैं, आप डिफेंडर हैं। कितना मुश्किल लगता है ये चुनाव, क्योंकि इसको 2024 से पहले सेमीफाइनल भी माना जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 राज्यों में हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, गोवा में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है और मणिपुर में हमारी सरकार है। 2017 के पहले एक शब्द बहुत चलता था, एंटी इनकम्बेंसी जी। 2017 के बाद प्रो इनकम्बेंसी, यह शब्द हमको सुनने को मिला और 2019 के चुनाव में हमने वो प्रो इनकम्बेंसी देखी। इस चुनाव में भी चारों राज्यों में हमें प्रो इनकम्बेंसी दिखती है। लोग मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नेतृत्व में जो स्टेट्स चल रही हैं, उसमें आम आदमी, गरीब आदमी जो पीड़ित रहा, जो शोषित रहा, जो वंचित रहा, जो दलित रहा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, वह आज अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है। उसकी एम्पावरमेंट हुई है, महिलाओं की एम्पावरमेंट हुई है, युवाओं की एम्पावरमेंट हुई है, किसान मेन स्ट्रीम में आया है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के इस बात को सूचित करती हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को
समर्थन देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये मुझे दिखने को मिला है। ये आप एक सवाल मेरा, क्योंकि महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का चुनाव, सभी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती है, ऐसा उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि साइकिल वाले कह रहे हैं कि साइकिल सरपट जो है वो दौड़ रही है, पश्चिम में मुस्लिम और जाट एक हो गए हैं। अगर हम पूर्वांचल की तरफ की बात करें, जो चुनाव अब जिस तरफ जा रहा है, बनारस गोरखपुर की तरफ, वहां पर माना जा रहा है कि राजभर का जो अलायंस है, अखिलेश ने जो राजभर के साथ अलायंस करा है, वो बीजेपी को नुकसान दे रहा है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव हैज मेड राइट चॉइसेस, यानी उन्होंने अलायंस बेटर करे हैं? मुझे आप तफसील से समय देंगे, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश जी और उनकी पार्टी और उनके पूज्य पिताजी भी एक लंबे समय तक समीकरणों की राजनीति करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे, पोलराइजेशन की राजनीति करते रहे, और उनके दिमाग में ये मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स। हम उनको बताना चाहते हैं कि समय बदल गया है, अब मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की दृष्टि से अमीश जी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ अलायंस किया, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन आप लोग बोलते थे, और आप बोलते थे कि इसमें तमाम राजभर भी मिल गए थे, सब लोग मिल गए थे। आप तो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, और मैं कहता था दिल थाम के बैठो, एक तरफा फैसला आएगा। और अभी उन्होंने आरएलडी के साथ किया है, जिसकी ताकत भी सीमित है, क्षेत्र भी सीमित है, लेकिन उन्होंने अलायंस किया है। नहीं, मैंने वही बोला कि पश्चिम में आरएलडी, हाँ, और पूर्वांचल में राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं यही बता रहा हूँ, ये गलतफहमी में है। नेताओं के मिल जाने से वोटर मिल जाता है, जनता मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको तीनों ही इलेक्शन के रिजल्ट्स बता रहे हैं। बाद में मायावती जी ने और अखिलेश जी ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण डाला कि नहीं डाला जी, कांग्रेस ने और सपा ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया कि नहीं किया। अब आरएलडी और ये भी चुनाव के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण देंगे, क्योंकि नेता मिल गए, पार्टियां मिल गई, वोटर नहीं मिला। और वोटर क्यों नहीं मिला? एक जमाना था, देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, ये चुनाव सरपंचों के सर पर लड़ती हैं, चुनाव के ठेकेदारों को सर पर लड़ती हैं। गांव में सरपंच अपना हो गया, वो नीचे वोट दिला देगा, एक समय दिलाता भी था। आज के तारीख में वोटर बड़ा सजग है, वोटर पढ़ा लिखा है, नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है उनका अधिकार, और गरीब आदमी अपने वोट को बहुत सही तरीके से प्रयोग करता है, उसको मालूम है कि वह सुरक्षित कहाँ है। इसीलिए ये तीनों चुनाव में इन अलायंसेस के बावजूद, राजभर 2019 में हमको छोड़ करके चले गए थे, क्या हालत हुई इनकी, और वो चले गए थे। नहीं, उसमें कहा जाता है वो नरेंद्र मोदी का चुनाव था, इस वजह से उस तरह की परिस्थिति नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का भी चुनाव था, और योगी जी भी उसमें जुड़े हुए थे। और ये चुनाव जो इस समय का भी चुनाव है, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनका आशीर्वाद है सभी स्टेट्स पर। वोटर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जी, वोटर ये महसूस करता है कि मोदी जी के रहने से देश सुरक्षित है, और वोटर देश को भी ध्यान में रख करके वोट देता है, प्रदेश को भी ध्यान में रख करके वोट देता है। तो दोनों ही फैक्टर्स में वह अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि वोटर जिस तरीके से नेता सोच रहे हैं अमित जी, वैसे वोटर नहीं सोच रहा है। क्योंकि हम यूपी के संदर्भ में पहले बात कर रहे हैं, तो साइकिल का जिक्र हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल सर पर दौड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अहमदाबाद में साइकिल में बम रखे गए थे, तो अखिलेश ने कहा ये गरीबों का मजाक उड़ाने जैसी बात है। तो उन्होंने बोला, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश की पार्टी को यानी सपा को आतंकवाद से जोड़ रही है निरंतर। आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्यों? देखिए, मेरे को थोड़ा बोलने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। अखिलेश जी की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत सीमित है, यही तो दिक्कत आती है। ये परिवार के चांदी के चम्मच से पैदा होकर के जो लोग निकलते हैं ना, उनको राजनीति की समझ नहीं होती है। आम आदमी जानता है कि साइकिल आम आदमी का विषय है, लेकिन जब साइकिल का प्रयोग बम के साथ होता है तो वह समाजवादी की साइकिल हो जाती है। कारण यह है कि
अखिलेश जी की आतंकवादियों को बचाने में उनका इतिहास सामने सबको दिखता है। उन्होंने आतंकियों को बचाने के लिए हर प्रयास किया। आपने आरोप लगाया गोरखपुर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2012 में जब वो सीएम थे, मैं नाम के साथ डेट वाइज मैंने गोरखपुर गोलघर कांड, संकट मोचन बॉम्ब ब्लास्ट बनारस में, काशी में और अयोध्या में और लखनऊ में कचहरी का बॉम्ब ब्लास्ट, श्रमजीवी ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट, ये जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, दशाश्वमेध घाट पर बॉम्ब ब्लास्ट, ये जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें जो आतंकी पकड़ाए थे उनको छुड़ाने का काम अखिलेश जी ने किया है। इसलिए उनकी साइकिल, अखिलेश की साइकिल, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, इसको सामान्य जनता से इस साइकिल को मत जोड़िए, ये बॉम्ब वाली साइकिल है और वो साइकिल अखिलेश जी की सपा की साइकिल है। और उस साइकिल को पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था और जनता भी जानती है कि साइकिल पर वोट डालने का मतलब है कि बॉम्ब ब्लास्ट के और आतंकियों का पनाह देने वाला व्यक्ति का समर्थन करना होगा और वह देश के लिए एक बहुत घातक होगा। उत्तर प्रदेश के लिए आपका आरोप था कि उन्होंने केस वापस लिए उनके, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्योंकि आपके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो कहते हैं कि आपने रामायण में लंकेश चुने होंगे, यूपी में एक दंगेश है, यानी वो अखिलेश को दंगेश कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी डराकर वोट लेना चाह रही है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आतंकवादी आ जाएंगे, बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा आ जाएगा? डराने की क्या जरूरत है, सच्चाई बताने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश की सरकार मूक दर्शक रही है, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर के दंगों में कि प्रशासन मूक दर्शक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि यू हैव गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? तो ये किसने कहा है? तो ये दंगा को प्रोत्साहन देने का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो दंगेश, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री को दंगेश कहना जायज है? आंकड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए, दंगा 200 दंगे हुए उनकी 5 साल की सरकार में और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसको बताने का मेरा अधिकार है कि नहीं है? और लोगों को डराने का नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसका एक काउंटर पॉइंट ये है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि पहले जैसे मुसलमान वोट बढ़ जाता था, वो बसपा में भी जाता था, सपा में भी जाता था, थोड़ा कांग्रेस में भी चला जाता था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, वो 19% वोट एक तरफ जा रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ 80% पोलराइजेशन? हम कभी इस तरीके से सोचते नहीं है अमीश जी। हमारा सीधा प्रिंसिपल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और देखिएगा, जिनका आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता हूं, कि वो कम्युनिटी, उसका भी समर्थन आज नहीं तो कल देश के हित में हमको मिलेगा। हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। मोदी जी सबको, देश को मजबूत बनाना है, सबको साथ लेकर के चलना है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स वो करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये कम्युनिटी। दूसरी तरफ से पलटवार होता है कि वोट बैंक के लिए आप आतंकवाद, दंगेश और हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा से जब हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा आतंकवाद के ऊपर, उन्होंने बोला फिजूल की बात है। ये देखिए ना, ये दुर्भाग्य है, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना पिता खो दिया इसी यही आतंकवाद के उसमें। उनको अगर ये फिजूल की बात लगती हो, फिजूल का मुद्दा क्लियरली बोला मैंने भाषण में अपने कहा कि इनकी अंडरस्टैंडिंग देखो ना, इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग देखो ना। अब आपने प्रियंका जी की बात कर दी, यहां बोलती हैं उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, और पंजाब में जब चन्नी बोलता है कि यूपी के भइयों को और बिहार के भइयों को घुसने मत देना, तो तालियां पीटती हैं। तो ये तो देखिए, ये सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुए लोगों को धरती की जानकारी और देश की प्रति कमिटमेंट और देश की अंडरस्टैंडिंग कितनी सतही तौर पर है, ये कितने सुपरफिशियल है, ये इस बात को बताता है। एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने हाल ही में कहा कि अगर पूरा विपक्ष यूपी में एकजुट होता तो ज्यादा मजबूत परिणाम होंगे इसके। ठीक है ना, अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं। आप जब भी आओ, इकट्ठे आओ, जैसे आओ, हमेशा तो आप आते ही हो, तो आप आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है। अब तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मैं किसी से भी हाथ मिला सकता हूं। देखिए, हमको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। उन्होंने लखनऊ में इस बात को कहा। हमको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आती है कि देश की तस्वीर और तकदीर बदले।
देश मजबूत हो, ये हमारी विचारधारा है। ये सब लोग इकट्ठे किस लिए हो रहे हैं? इसलिए कि ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ये सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी इनको चाहिए। तो ये बेसिक आइडियोलॉजिकल प्रश्न पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं इनको बाध्य करता हूं। और यह चुनाव और उत्तर प्रदेश की जनता, मणिपुर की जनता, गोवा की जनता और हमारे उत्तराखंड की जनता इस बात का जवाब देने के लिए सक्षम है और देगी कि वह देश के लिए खड़ी है, वह इनके निजी स्वार्थों के लिए खड़ी नहीं है। क्योंकि अक़लियतों की बात हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी जब चुनाव लड़ते हैं उसको कहा जाता है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओवैसी इस बार यूपी में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना आपको, ओवैसी हमारे देखने का ये तरीका ही नहीं है। तुम जो करना है करो ना, जिस पार्टी को जो करना है करे, हम सबको एक्सपोज करेंगे। मैं जब प्रियंका पर बोलता हूं या कांग्रेस पर बोलता हूं तो मैं केजरीवाल का सहारा नहीं लेता हूं, और जब मैं केजरीवाल पर बोलता हूं तो मैं समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं लेता हूं। सबको अकेले अकेले और इकट्ठे निपटने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। चलिए, और जी, निपटने का मतलब वैचारिक दृष्टि से, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर, हिस्ट्री पर, काम करने के तौर तरीके पर, इस पर। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी सबसे तो निपट रही है, लेकिन मायावती जी से क्यों नहीं निपट रही है? मायावती को लेकर बीजेपी खामोश है और मायावती भी बीजेपी को लेकर खामोश है। बिल्कुल नहीं, जिन इश्यूज को बोलना है उनके लिए हम बोल रहे हैं। सपा कह रही है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, हम क्योंकि मायावती जी पंजाब में अकाली दल पर हम नहीं बोले, हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर बोले। जो सामने होता है, उत्तराखंड में हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर नहीं बोले। हम गोवा में हमने आम आदमी पार्टी। आप मान रहे हैं कि मायावती की हैसियत नहीं है? नहीं, फाइट में अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव है और समाजवादी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है। जो इसको हम फोकस करते हैं चुनाव में, हर स्टेट में वो अलग अलग होता है, लेकिन मायावती की अपनी ताकत है, क्योंकि और अपनी ताकत के साथ वो खड़ी हैं, क्योंकि उनका जो वोट है, एक मिनट, उनका जो वोट है वो इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से लड़ाई हमारी समाजवादी पार्टी के साथ। न्यूज़ 18 को अमित शाह ने, गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मायावती की अपनी प्रासंगिकता है और बड़ी संख्या में मुस्लिम बीएसपी के साथ जुड़े हैं, दलितों के साथ मुस्लिम भी बीएसपी के साथ जुड़े हैं। वो सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि मायावती डायरेक्ट फाइट एसपी के साथ है, मायावती उतनी स्ट्रांग नहीं है? नहीं, स्ट्रांग है, उनके अपने वोट बैंक है जी, एक उनकी अपनी ताकत है और उनकी समाजवादी पार्टी की भी ताकत है और लिमिटेशन भी है। वैसे ही बीएसपी की भी ताकत भी है और लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी एक ताकत भी होती है और एक लिमिटेशन भी होती है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी खुलकर मंचों से कहती है कि अपना वोट बीएसपी पे आप जाया मत करना क्योंकि हमारी डायरेक्ट फाइट है। आप बीएसपी को लड़ाई में देखते हैं? हम देखते हैं। हमारा मानना है सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लड़ती हैं और उनकी ताकत है, लेकिन हम सबके साथ लड़ रहे हैं, ये बात पक्की है। जी, चलिए, मैं यानी अगर हम देखा जाए तो कहीं आपका सपा के साथ मुकाबला है, कहीं बसपा के साथ मुकाबला है। अब ये सवाल पूछने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ, कांग्रेस के साथ यूपी में मुकाबला आप कहाँ देखते हैं? वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक्टिविटी है वो अपने आप को खुद क्षीण कर रहे हैं। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और लेकिन आपका मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि दीपोत्सव मना है। डिप्टी सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। देखिए, हर एक कोई अपने अपने ढंग से किसी चीज को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक सवाल
भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, कई बयान आते हैं, कोई बॉलीवुड का एक्टर बोल देता है, कोई समाज सेवी बोल देता है, पार्टीज बोल देती हैं कि अक़लियतें डरी हुई हैं आपके राज के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो। ऐसा बार बार कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह मूल मंत्र है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, इस देश में अपीजमेंट को अगर आप रास्ता मानते हैं तो अपीजमेंट किसी का नहीं, किसी की भी तुष्टीकरण नहीं होगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका सहयोग के साथ चलेंगे। जो इस तरीके की शब्दावली बोलते हैं कि कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डरा हुआ है या किस तरीके का, उसके पीछे के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। एक क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक आपकी सरकारों पे एक ब्लेम लग रहा है, अब ब्लेम लग रहा है, या फिर बीजेपी तो इसको तमगा समझती है कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये राम मंदिर बनाने पे भी इनका जोर है, इनका काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे भी जोर है, और ये टीका लगाने में भी घबराते नहीं है। हालांकि 2014 के बाद तो 2019 के बाद तो हमने कई नेताओं को देखा टीका लगाते हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो देखिए, मुझे लगता है कि यह इशू को डाइग्रेस करने का तरीका है। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास। इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं। कुछ लोग अगर ये कोशिश करें कि इशू से डाइग्रेस करने की कोशिश करें, ये उनका उद्देश्य। मैं एग्जांपल देता हूं इसका आपको, जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई नाम बदले गए, कई स्टेशंस के नाम बदले गए, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल गया। वो एक एग्जांपल होता है कि ये नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है एक तरह से। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, देखिए, कुछ चीजें जिसके साथ भारत की जनता जुड़ी है उसको लोग सामने रखने का प्रयास करते हैं और उसको ठीक ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से हम डाइग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक जितने राउंड हुए हैं, बीजेपी का आकलन क्या है आपका? अच्छी तरीके से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ। एक आकलन ये है कि अगर हर राउंड में पिछली बारी से 10-10 सीटें कम करके आके तो बीजेपी का नंबर 230-40 के आसपास बढ़ जाए। 300 प्लस जाने वाले हैं। 300 प्लस जाने वाले हैं, यानी आप 325 जो पहला था और ये जो लोग आकलन लगा रहे हैं जी, ये न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ये केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। मैं केमिस्ट्री जानता हूं, मैं केमिस्ट्री देख रहा हूं। लेकिन एक बारी बंगाल का भी चुनाव हुआ जहां पर बीजेपी, हालांकि उन्होंने 3 से 77 तक पहुंचे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तब भी आप कॉन्फिडेंट थे। उत्तर प्रदेश में भी आप कॉन्फिडेंट है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सवालिया निशान उस पर भी है? नहीं, देखिए, बंगाल में हम जितना तेज जा सकते थे हम गए। हमारे पास 3 साल की अवधि थी। संगठन खड़े होने में टाइम लगता है। बंगाल छोटी स्टेट नहीं है, बड़ी स्टेट है। उस स्टेट में अगर हम 3 से 77 जा सकते हैं तो दिस इज दी फास्ट विच वी कुड गो। क्या आपको लगता है बंगाल के अंदर सेकेंड वेव जो कोविड की आई उसने आपको नुकसान पहुंचाया? थोड़ा बहुत, निश्चित रूप से कैंपेनिंग में तो असर पड़ा ही पड़ा जी, उसका तो असर पड़ा ही पड़ा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, महाराष्ट्र की ओर आता हूं। विपक्ष का बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, तो कोर्ट ने दी ना। जी, कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को, उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स, कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है। मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना,
ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली, आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक काउंटर पॉइंट मतलब जो विरोधी दल नहीं, एक काउंटर पॉइंट ये है कि शिवसेना और आपका जो पुराना सहयोगी शिवसेना है वो कहती है कि बीजेपी के मन में गुस्सा है क्योंकि वो सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना पाई, इसीलिए उन्होंने पहले अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, अब इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो अनिल देशमुख को निकाल लो ना न्यायालय से, दिक्कत क्या है? मना किसने किया है? नवाब मलिक को निकाल लो ना। तो ये भ्रष्टाचार फंसता कहाँ है आकर के? ये व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑन भ्रष्टाचार? व्हाई आर यू सेइंग कि हमने अंदर किया? अब वो उनसे मैंने सवाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखिए डिस्ट्रेस सेल हो जाता है। कितने दिनों से अंदर है? काफी महीने हो गए। तो फिर जुडिशियल प्रोसेस है ना। नवाब मलिक के केस पे मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, शिवसेना ने भी बोला कि डिस्ट्रेस सेल हो सकती है कोई, कि किसी को 40 लाख 4 करोड़ का प्लॉट 40 लाख रुपए। ठीक है ना, तो कोर्ट में जवाब देना ना, पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। व्हाई डू यू हम जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? मैं तो नहीं हो रहा हूं जजमेंटल, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि नवाब मलिक पर केस ठीक डला है। हम कह रहे हैं जो कंटेंट है उसका जवाब कोर्ट एग्जामिन करेगी, बताएगी। क्योंकि डी कंपनी यानी दाऊद के साथ लिंक की बात है, इसलिए मामला सीरियस है। लेकिन मैं अगर यही शब्द बोलूंगा तो बोलेंगे आप आरोप लगा रहे हो, इसलिए मैं ये शब्द नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं कोर्ट में ये तो मतलब जो जानकारी है उपलब्ध, मैं इसलिए कहता अमित जी, इसलिए मैं कहता हूं जो कोर्ट में आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, क्योंकि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पहुंच गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब देशभक्तों के खिलाफ लड़ने वालों की गूंज सारे देश में पड़ेगी, सारे देश में ये गूंज जाएगी। अखिलेश अगर टेररिस्टों को बचाता है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम गांव-गांव गली-गली पहुंचाएंगे। तो क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा रही है, चुनाव में हार रही है, इसलिए गिरफ्तार करवा रही है। क्यों घबराने का क्या सवाल है? करहल में तुम पूज्य पिताजी को ले जाते हो और हमसे बोलते हो कि हम घबराए हुए हैं। तुम्हारे जो लोग बीजेपी को छोड़ करके गए उन्होंने अपनी कंसेंसी छोड़ दी और घबराए हुए हम दिख रहे हैं कि ये क्या मतलब है? मेरे तो समझ, कह रहे हैं आप एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंसी इसमें कहाँ आती है? आपको विधानसभा आपने अपनी सीट छोड़ दी और एक सीट पर आप गए और वहां पर आपको पूज्य पिताजी को लाना पड़ा, इसमें एजेंसी कहाँ आती है? इसमें तो लोग सीबीआई, ईडी और आईटी की बात कर रहे हैं। ईडी नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं कि घबराया कौन है। आप देखिए, अब आपने कहा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का चुनाव कहां लड़ रहे हो, तभी तक करहल का चुनाव लड़ रहे थे। अपने पूज्य पिताजी को क्यों लाना पड़ा? मेरे को समझाइए तो जरा सा। उनके पिताजी अब चुनाव प्रचार में यूज करते हैं। हाँ, तो और जगह भी जाते हैं, आप भी प्रधानमंत्री को यूज करते हैं, और जगह भी जाते। वो तो सीट फंस गई, घर की सीट फंस गई, खुद की सीट फंस गई है। और क्या कह रहे हैं, करहल की सीट फंसी हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल फंसी हुई है, अच्छे से फंसी हुई है, और इसीलिए मुलायम सिंह जी को लाना पड़ा उनको। ये स्थिति है उनकी, इसीलिए मैंने कहा वो उत्तर प्रदेश का फंसी हुई है पर निकल जाएगी। देखिए, जब फंसी हुई होती है तो फिर आपको मालूम है कि नतीजा क्या होता है। जी, तो आप कह रहे हैं एसपी सिंह बघेल जीतेंगे उधर? जी। चलिए, अब मैं आगे एक अगला सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही ये अरेस्ट हुआ, शरद राव पवार को ममता बनर्जी ने कॉल किया और बोला कि विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि हम देशभक्त हैं, इसलिए हमें सबसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किस किस से लड़ेंगे आप? ममता बनर्जी से भी लड़ेंगे, शरद राव पवार से भी लड़ेंगे, अखिलेश यादव से भी लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी लड़ेंगे, राहुल गांधी से भी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी से भी लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती से भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं, और टीआरएस भी अब तो एक्टिव हो गई है, चंद्रशेखर राव भी एक्टिव हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप इकट्ठे होइए ना। हर चुनाव में अमीश जी, चुनाव के पहले ये भारत भ्रमण पर निकलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हर चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से ये भारत भ्रमण करते हैं। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है। लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना कि ये रीजनल पार्टीज और ये परिवार की पार्टियां देश के लिए कितनी घातक होती हैं, और अपने परिवार के लिए ये देश से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये भी मैं बताने के लिए, हम नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, मेरा बड़ा सीधा मानना है कि द ओनली पार्टी, नेशनल पार्टी विद आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड इज भारतीय जनता पार्टी। रेस्ट ऑल पार्टीज हैव बिकम फैमिली पार्टीज, डायनेस्टी पार्टीज, रीजनल पार्टीज, एंड रीजनल एस्पिरेशंस को उजागर करके नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना, ये तरीका बन गया है। अब इसके साथ अगर झगड़ा होना है, आज हो या कल हो या परसों, जब हो, होना ही है, और ये हम लड़ने के लिए तैयार हैं ही, हमने लड़ना ही है। पर क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर राव जो थे, उन्होंने शरद राव पवार से, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करी, और ऐसा लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा, यानी
आपको कांग्रेस का अस्तित्व उतना मजबूत नहीं रहा है, तो एक वैकल्पिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करा जा रहा है। बीच में खबर आई कि वो नीतीश कुमार को भी इसमें शामिल करने की भाई देखिए, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री, प्रजातंत्र है, किसी को भी किसी से मिलने की छूट है, आप जरूर मिलिए। पिछली बार आपने पूर्व से शुरू किया था, ममता जी के पास गए थे ये चंद्रशेखर राव, अब इस बार ये शरद पवार जी के पास गया, पश्चिम भ्रमण पर गए। अब क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी अराउंड द कॉर्नर है, नीतीश कुमार को भी उस तीसरा मोर्चा अपने साथ लेगा और उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ, हम काम कर रहे हैं बिहार में, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनडीए में काम चल रहा है, और इस तरीके की लोगों में संदेह पैदा करना ये इनका रास्ता हो सकता है। वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी एंड वी आर एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। हम इतने जल्दी इस तरीके के न निष्कर्ष पर आते हैं, न निर्णयों पर आते हैं। हमारी पार्टी बहुत सोच समझ करके ही काम में जुटी। आपके प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र की चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने बयान दिया कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव होगा, यानी सरकार में बदलाव होगा। What you have to say? देखिए, I have not gone through the statement and what intention, लेकिन 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट्स में जीत करके फिर से आएगी, इसका एक राजनीतिक बदलाव माहौल पर तो आएगा ही आएगा, और वो माहौल में निश्चित रूप से तो महाराष्ट्र की सरकार पे खतरा है कोई क्या? सरकारों पर हम कभी खतरा अपने तरफ से करते नहीं है, ये लोग अपने ही वजन से गिरते हैं, ये लोग अपने ही कारणों से जाते हैं। हमारा ये सोचने का तरीका नहीं है। मेरा अगला सवाल, क्योंकि इस समय चर्चा में हिजाब विवाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत गहराता जा रहा है। शिवमोगा में तो एक हर्षा नाम के लड़के की को मौत के घाट उतार दिया गया, चाकू से गोद दिया गया, क्योंकि उसने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा था हिजाब के विरुद्ध। क्या कहना चाहते हैं? आप ही की सरकार है कर्नाटक में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक दृष्टि से काम करती है। धर्म के आधार पर लोगों का उन्माद बढ़े, यह उचित नहीं है। इसलिए हम जिम्मेवारी तरीके से सेल्फ रिस्ट्रेन करते हुए अपने आप को ऐसे विषयों के बारे में कोई समाधान की ओर चलें तो अच्छा रहता है। फिलहाल ये जो विषय है, यह विषय कोर्ट के, न्यायालय के उस पर है। मेरी टिप्पणी करना न्यायालय के जब कोई चीज़ अधीन हो वो उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सब लोगों को कहते हैं कि सावधानी बरतें वक्तव्यों में भी, और न्यायालय पर विश्वास करें और पुलिस एजेंसीज पर विश्वास करें। हमने एक अपना कार्यकर्ता खो दिया जी, हमारे जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं। भावनाएं उठती हैं, भावनाएं तो आएंगी, लेकिन भावनाओं को संभालना और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पूरी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्या आप हिजाब जो विवाद ये खड़ा हुआ, इसका एक पॉलिटिकल रंग हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई हिजाब डाल के आ रहा है, कोई कुछ डाल के आ रहा है, ये फॉलो होना चाहिए? देखिए, भारत संविधान के तहत चलता है और संविधान पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं और न्यायालय पर भी विश्वास करने वाले लोग हैं। डिटेल में न्यायालय इस पर अपना वक्तव्य देगा, टिप्पणी देगा, और उसके बाद हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे जी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अपनी इंडिपेंडेंस है कि वो इंटरनल डिसिप्लिन को अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करे, ये उसके सोच का तरीका है, इसको इसी तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अब ये विवाद स्कूल से बाहर निकल चुका है, अब तो पॉलिटिकल रंग इसका इसलिए इसमें न्यायालय सोच रहा है, तो न्यायालय सारी बातों को ध्यान में रख करके जो जवाब देगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और वैसे कह रहे हैं कि मैं दाढ़ी रखूं, मैं टोपी रखूं, मेरी बहन बुर्का डाले, मेरी बहन हिजाब डाले, इससे बीजेपी की सरकार कौन होती है बोलने वाली? तो बीजेपी की सरकार ने बोला भी नहीं है, बीजेपी की सरकार ने कभी नहीं बोला, नहीं बीजेपी ने बोला। कर्नाटक में आपके मंत्री बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं चलेगा। मैंने तुरंत उसी समय उनको टोका है और मैंने स्पष्ट रूप में बोला है, यू कांट क्रॉस द लाइन, वी वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, गजवाए हिंद का सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे जब तक बीजेपी शासन में है। इसीलिए हम कह रहे हैं चलेगा किससे? संविधान से चलेगा, और संविधान के हम रक्षक हैं। लेकिन इसकी पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी लेना चाह रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, हमने कहा, देखिए, क्योंकि अचानक यूपी के चुनाव में हिजाब की एंट्री हो गई ना। नहीं, हमने थोड़ी ना एंट्री की,
हमने कहाँ एंट्री की है? कौन गया हिजाब पहन करके? किसने भेजा उनको? कौन लोग हैं उसके पीछे? आएगी अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सब चीजों को निकाल करके लाएगी। पर योगी जी अपनी रैलीज में बोलते हैं, तो आपके मंत्री जाते हैं वो बोलते हैं। एक मिनट, अगर आप टेररिस्टों को छोड़ेंगे अखिलेश जी, तो जेपी नड्डा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर द एक्शन बट यू हैव गॉट नो कंट्रोल ओवर द मैं तो हिजाब की बात करूं, हिजाब पे आपके नेता पॉलिटिकल रैलीज में बोलते हैं। निश्चित रूप से इसी में से निकलती है ना चीजें। आप जिन्ना लाओगे और हम चुप रहेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? अब जिन्ना क्या गलती? उन्होंने तो जिन्ना एक बार ही बोला, पर बीजेपी ने 100 बार ही बोला उसके बाद। देखिए, चावल के एक दाने से पता चलता है चावल की किस्म, राजनीतिक एक हरकत से पता चलता है राजनेता की नीयत। और अगर नीयत पता चलती है तो नीयत नेता की जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, और हम इससे पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम बता के हटेंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि हिजाब का जो पूरा विषय है या फिर ओवरऑल जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि आप राजनीति में एक शालीन भाषा का इस्तेमाल हमेशा करते आए हैं, लेकिन जिस तरह के उन्मादी स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या ये जायज है पॉलिटिकल? देखिए, उन्मादी स्टेटमेंट्स में हम भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है जो संविधान के दायरे से बाहर गया है, जो बाउंड्री से बाहर गया है। और बाउंड्री के अंदर खेलना ये तो हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए, आप तो अब केजरीवाल, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि अब दंगेश कह देना, अखिलेश के 4 यार भ्रष्टाचार, आतंकवाद, एक अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, क्या आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल दायरे में है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। तारिक कासिम को जी, खालिद तारिक कासिम और खालिद मुजाहिद जी, इन दोनों को, शहाबुद्दीन को, जिस पर आजीवन कारावास का, और ये जो भी सैफ शायद नाम मैं गलत बोल सकता हूँ, अहमदाबाद दंगे में 38 लोग जो पकड़े गए हैं, ये सब लोगों को, इनके पिताजी अखिलेश के साथ फोटो है कि नहीं है? बीजेपी ने ट्वीट किया उसे। ठीक, बीजेपी ने ट्वीट किया। ये सब लोग, ये लोग जेलों में बंद थे कि नहीं? एक एक पर 4 जीवन के लिए आजीवन कारावास हुआ कि नहीं हुआ? अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को इनको छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? तो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, ये बात गलत कहाँ है? ये संविधान और बाउंड्री के बाहर कहाँ है? और मैं एक बार नहीं बोलूँगा, 100 बार बोलूँगा, जनता को बताऊँगा कि एक मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करेगा, और वही मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेकर के आतंकवादियों की रक्षा करता है। तो यह तो जनता को बताना, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना हमारा काम है। अगर वो मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को प्लेन से बुला करके अपने घर में दावत देकर बिरयानी खिलाते हैं, तो अखिलेश जी को हम ये जनता के बीच में ले जाने से हम कतई नहीं छोड़ने वाले। और ये जो लोग दंगई हैं उनका साथ अखिलेश जी के साथ है, जो लोग आतंकवादी हैं उनको साथ अखिलेश जी ने दिया है। ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में मैं बोलता हूं, और ये सच है, और इसीलिए मैं बारंबार इस बात को बोलता हूं। मेरा अब अगला सवाल पंजाब को लेकर, और ये संविधान के दायरे के अंदर है। पंजाब को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य पंजाब है, लेकिन पंजाब में बीजेपी अपने बूते पर खड़ी कभी नहीं हो पाई। इस बार पंजाब में क्या होने वाला है, क्योंकि देश की नजर उस पर है? पंजाब में अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्कोप मिला है बढ़ने का, इसलिए पार्टी की दृष्टि से मैं कहूं तो अच्छा रहेगा। आपने हंग असेंबली की ओर जा रहा है, लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं पंजाब के बारे में ये जानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अब इस बात को भी ध्यान में लें कि केजरीवाल जी पर उनके ही साथी ने, कुमार विश्वास जी ने, जो उनके साथ एक समय में पार्टी को खड़ी करने वाले लोग थे, उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया, और आपने आज दिन तक जवाब नहीं दिया। ये क्या बताता है? उन्होंने तो बोला मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल बनाने वाला स्वीट टेररिस्ट हूँ। ये प्रश्न का विकास करने वाला स्वीट का उत्तर कहाँ है? प्रश्न ये है कि क्या तुमने कभी किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ मीटिंग की है? क्या तुम्हारी फंडिंग टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा हो रही है? आप कह रहे हैं सिटिंग सीएम पर ये बहुत उसने टेररिस्ट ग्रुप के साथ मीटिंग करी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके साथियों ने कहा है, ये आरोप है कुमार विश्वास। हाँ, ये नो क्यों नहीं कह रहा है केजरीवाल? आज दिन तक नो क्यों नहीं कहते? और फिर आप बोलोगे कि हम उनको
संविधान के दायरे से बाहर खींच रहे हैं। हम कहाँ खींच रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि सब लोग मिल गए हैं, सब मिले हुए हैं, इस वजह से इस तरह का पूरा आडंबर लास्ट के 3 दिन में रचा गया, जिससे आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाए। ये देखिए, आप नुकसान क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप चुप बैठे हैं। आप बता दीजिए ना कि आपको टेररिस्ट फंडिंग नहीं हुई है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि आपका कोई आतंकवादी ग्रुप से कोई समझौता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कभी मीटिंग नहीं हुई, आप किसी के टेररिस्ट के घर ठहरे नहीं हैं? ये बोलने में आपको दिक्कत क्या होती है? मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल के लिए तो आपने जो बोला वो बोला, लेकिन पंजाब में आपने बोला हंग असेंबली हो सकती है। अगर हंग असेंबली होती है तो क्या आप अकाली दल के साथ जा सकते हैं? और क्योंकि इस बार 5 कॉर्नर फाइट है, क्योंकि पंजाब के अंदर कई दल हैं, तो आप उसके मद्देनजर क्या आकलन देना चाहिए? अभी तो हाइपोथेटिकल होगा कहना, नतीजे कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। और ये फैसला हम नहीं, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। सभी वरिष्ठ नेता हैं, उन लोग मिलकर के सारी बातों को तय करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पार्टी का विस्तार करना है, और हम बहुत लंबे समय तक समझौते के कारण हमारे पार्टी का विस्तार पंजाब में नहीं हो पाया। हम 117 में से 23 सीटों तक ही सीमित रहे हैं। हमको मौका मिला है, हमने 65 सीटों प्लस पर हम गए हैं। हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि हम विस्तार करें अपने आप को। इसलिए हम कोई समझौते की तरफ जाने के लिए इच्छुक, लेकिन अगर हंग असेंबली रही इच्छुक नहीं होंगे। नतीजे हाइपोथेटिकल, बॉर्डर स्टेट है, नतीजे हाइपोथेटिकल है। 600 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, बिल्कुल, उसकी भी हम जिम्मेवारी समझते हैं। इसलिए हमारे नेता सारी चीजों को समझ करके करेंगे, लेकिन इसका आधार तब आएगा जब नतीजे आएंगे। क्या आपको लगता है कि गोवा और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आपका खेल बिगाड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, रही नहीं कहीं। नतीजे आपको बता देंगे। देखिए, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करके बड़े बड़े पोस्टर लगाने से लोगों के दिल में नहीं उतरते हैं जी। दिल में उतरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। उत्तराखंड में और गोवा में भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और जनता की सेवा की है। इसलिए दोनों जगह हमको आशीर्वाद मिलेगा। जी, क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल के अंदर जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर देश के अंदर, और जिस तरह से हमने नॉन इलेक्शन स्टेट्स में भी कई तरह की मूवमेंट्स को देखा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में जो 2024 से पहले ये चुनाव जीतने बड़े महत्वपूर्ण है? देखिए, आपने शुरू में ही कहा ये सेमीफाइनल है जी, और मैं इस शब्दावली का ही विरोधी रहा हूं शुरू से। नो मैच इज सेमीफाइनल एंड नो मैच इज फाइनल। एवरी मैच इज ए डिफरेंट मैच ऑल टुगेदर। इसलिए 2022 में हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इसका ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। 2024 अलग ढंग से लड़ेंगे और ढंग से लड़ेंगे, ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। क्योंकि और आपको मैं बता दूं, हर स्थिति में हमको उसका ही उत्तर देना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो उत्तर प्रदेश के उत्तर के साथ लड़ रही है। अगर उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है तो उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ उसको उत्तर देते हुए चुनाव लड़ रही है। अगर मणिपुर में चुनाव लड़ रही है तो मणिपुर के प्रश्नों का उत्तर देकर के चुनाव लड़ रही है। और ये कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का इम्पैक्ट सारे देश में और सारे प्रदेशों पर है ही है। उसका हम लाभ लेना, उसका उपयोग करना, और वो जनता के दिलो दिमाग में उतरा हुआ है, इसमें दो राय कहाँ है। और उसका उपयोग करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जी, क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस बार आपको क्यों कॉन्फिडेंस है कि आपकी सरकार रिपीट होगी? आपने तो 3 मुख्यमंत्री बदल दिए वहां पर। हाँ, बदले, लेकिन स्थिरता लाई ना, विकास किया ना। आपको 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम सड़क बन रही है ना, बनी है ना, विकास हो रहा है ना। अगर उत्तराखंड में इंस्टीट्यूशंस आई कि नहीं आई? अगर उत्तराखंड में नंबर कम रह जाता है तो क्या अगर रहता ही नहीं है, आ ही रही है, ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। जी, मेरा बिल्कुल हम आखिरी दौर में महत्वपूर्ण सवाल एक ये है कि देश में इस समय एक तो हिजाब का विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ जिस तरह की एक बयानबाजी चलती है और एक पोलराइजेशन का माहौल देखने को मिलता है, और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हर चुनाव से पहले अगर तालिबान होता है तो तालिबान में भी हिंदू मुसलमान होना शुरू हो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी कुछ दंगे फसाद हुए, और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बोला कि जहां आरएसएस और बीजेपी आती है वहीं ये पूरा गेम शुरू हो जाता है।
ऐसा नहीं है। देखिए, ये शब्द आप बोल रहे हैं धर्म का नाम लेकर के, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बार बार ये धर्म लाने का काम ये लोग करते हैं। हमारी शब्दावली क्या है? राष्ट्रवाद। देश की मजबूती के प्रश्नों पर हम हमेशा अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहते हैं और वो किसी धर्म से नहीं जुड़ता है। हम सब धर्मों को सम्मान से इज्जत दे करके करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो व्यक्ति कह रहा हूं मैं, समुदाय नहीं कह रहा हूं, धर्म नहीं कह रहा हूं, जो व्यक्ति राष्ट्रवाद के विषय के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है और जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है उसको एक्सपोज करना हमारा काम है। और ये बहुत बारीक डिफरेंशिएशन होता है। इस बारीकी डिफरेंशिएशन को संभल करके, इसीलिए मैं शब्दों को चयन करते समय बहुत सोच करके बोल रहा हूं। कन्वर्जन को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा मामला एक चल रहा है, जिसमें बीजेपी भी वहां पे काफी कुछ बोल चुकी है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों के धर्म परिवर्तन को इन सब चीजों के बारे में कानून है, नियम है, न्यायालय है, उनके दृष्टि वहां से के बीजेपी का यूनिट कहता है कि कांग्रेस की सरकार मदद कर रही है। निश्चित रूप से जहां जहां ये सरकार में आते हैं, ये इस तरीके की चीजों को हवा तो देते ही हैं, उसके प्रमाण होंगे उनके पास, इसलिए वो कहा होगा उन्होंने। जी, क्योंकि अब मैं आ जाता हूं जो कि यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है। मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहां पर भारतीयों के संदर्भ में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के हैं। इस पे को लेकर भी कई सारी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली। पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है। पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे, बच्चे फंसे हैं। देखिए, ये इनका काम ही बयानबाजी करना है। अमित जी, आप मेरे को क्यों इंटरव्यू के अंत में इन लोगों पर कुछ टिप्पणी करवाने की बात करते हैं? इन लोगों ने कोरोना पर क्या कहा था, आज अमेरिका की स्थिति क्या है और यूरोप की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है कोरोना में। मोदी जी ने इस देश को बचा लिया, लेकिन इनके बयान अगर ढूंढ करके ढूंढें तो हास्यास्पद लगता है। आज भी जो ये बोल रहे हैं, आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया? आप बताइए जो हमारी नर्सेज फंसी हुई थी बेचारी, उनको निकाल करके लाने का काम किसने किया है? आप बताइए कि कहीं भी कोई डिस्ट्रेस आया है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किसने किया है? पर वो कह रहे हैं हम आपको याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। हाँ, तो निभा रही है ना। आपको उससे आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं, ये आपको दिक्कत हो रही है। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आराम से बैठ करके, जैसे आपने मुख्यमंत्री काल में चलाया कि मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हो गया और आप सोए रहे, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि कितना नंबर फाइनली आप देख रहे हैं? 300+ केमिस्ट्री, नो न्यूमेरिकल 300+। हाँ, ये जितने कुछ भी गुंजाइश नहीं हो सकती? कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने सवाल पूछा आपकी कितनी सीटें आ रही, उन्होंने बोला 403 में से 400। अब भगवान उनको सुबुद्धि दे, मैं तो ही कह सकता हूँ। लेकिन उन्हें तो भगवान कृष्ण के भी सपने आते हैं अब। हाँ, तो आते होंगे, वो व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके आतंकवादी दोस्ती को तो मैं टिप्पणी जरूर करूंगा। जी, चलिए नड्डा जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।